Hey guys, welcome to my channel वानी सैनी केमिस्ट्री एंड 9th देखो, अगर तो आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो ना तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। ये चैनल अगर आप 12th का 11th का केमिस्ट्री का कंटेंट देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, या फिर आप 9 10 साइंस जो है वो अपना बेस अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर मैंने पकड़ा है ना, ये बहुत ही सोच समझ के पकड़ा है। चैप्टर जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, ये चैप्टर ना आपको बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का आएगा। ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस की वो यहाँ से न्यूमेरिकल की ही होती है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये चैप्टर आपका 9 मार्क्स का होगा। एंड अगर आप नीट भी दे रहे हैं या फिर आप जो है यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन टेस्ट भी दे रहे हैं, तब भी यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मिनिमम 1 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। यही जो कंडीशन है इसकी जेई मेन के लिए भी है, और यही कंडीशन जो है आपको बेसिकली नीट और कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन जो क्लास 11 का है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं ना क्लास 11 का सबसे सिंपल रिएक्शन ले रही हूँ जो आपने रिडॉक्स में पढ़ा था। आई होप आपको ये समझ आए कि मेरे पास क्या है, जिंक है। और मैंने जिंक की जो, आप जिंक की कोई स्ट्रिप ले सकते हो, रोड ले सकते हो। आपने क्या करा, उसे कॉपर सल्फेट में डाल दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए किसकी फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट की। साथ में क्या बनेगा, कॉपर। जिंक जो है वो आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में है। जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में है। कॉपर जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे आप देखिएगा, जिंक 2 पॉजिटिव बनना यानी 0 से +2 में जाना। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे उसे आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 में जा रही, ये क्या हो गई, रिडक्शन, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब ये केमिकल रिएक्शन होता है ना, हमारा जो बिकर होता है ना वो गर्म हो जाता है, आगे से वार्म हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन जब हुआ तो हमारा बिकर जो है वार्म हो गया, ड्यू टू किसके कारण, एनर्जी के कारण, है ना। अब क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकली है, तो ऐसी एनर्जी को आप क्या बोलोगे, केमिकल एनर्जी। राइट। अब आप ना इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। अब ये कैसे करते हैं, हमारे पास ना इसके लिए अरेंजमेंट होता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, गल्वानिक सेल। ठीक है जी। अब ना आपके पास सपोज करो क्या है, NaCl है। आपके पास ना मोल्टन NaCl है। देखिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमने क्या करा, अगर हमने मोल्टन NaCl से, चलिए अगर आपको मोल्टन NaCl का मतलब नहीं पता है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन ले लेती हूँ। ठीक है। अगर हमने इन दोनों में से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट को पास करना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना मतलब, अब क्या होगा, NaCl जो सॉल्यूशन में है ना, वाटर में जिसको आपने डिसॉल्व करा है, NaCl टूट जाएगा 2 आयंस में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ठीक है। अगर आप मोल्टन NaCl से भी इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कर दोगे तो ये भी जो है टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। राइट। देखो, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। राइट। ऐसे ही हुआ हमारे पास यहाँ पे,
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो गई जी केमिकल एनर्जी में। ऐसी अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोलिटिक्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम करते क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो आपको बताती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या रिलेशन है, राइट? और कैसे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है रिडॉक्स रिएक्शन में, कैसे आप उस केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर आप कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो केमिकल एनर्जी में, राइट? तो ये होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बेसिकली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में आपको रिलेशनशिप बताती है। अब थोड़ा सा ना आगे चलते हैं। देखो, हमारा ये चैप्टर ना आप 3 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस भी आपको कहाँ कहाँ से कैसे आए। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम देखेंगे दो तरह की अरेंजमेंट, एक गल्वानिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि हम इस लेक्चर में इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में हम तीनों के तीनों जो टॉपिक है वो A to Z कवर कर लें क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आज जो है इलेक्ट्रोलिसिस पे ही फोकस करें। एंड जनरली एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ना न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं 9 मार्क्स का ये चैप्टर होगा। या तो आप इन तीनों में से किसी दो के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, एक में ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और उसका आपको रीजन बताना होगा। जेई मेन और नीट में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको एक जो है क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होगा और एक क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से होगा। तो जनरली ये कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट? तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। वो सारे जो मेटल्स हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से बना सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी गैसेस होती हैं, Cl2, F2, तो वो भी जो है आप इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से कमर्शियली अवेलेबल करवा सकते हैं। बहुत सारी बैटरी सेल हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। एंड बैटरी सेल आपको थोड़ा सा वहां पे क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको आने की प्रोबेबिलिटी कम ही होती है फ्यूल सेल के को छोड़कर। तो बैटरीज भी इसकी वन ऑफ द एप्लीकेशन है। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, उसको हम जो है अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। वैसे मैं आपको बात बताऊं, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है लिंक है, लेकिन हम ना चैप्टर को थोड़ा कन्वीनियंट वे में करने के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए पहले इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये मेरे को पिक्चर लेनी पड़ेगी। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बिकर लेंगे। बिकर में ना 2 इलेक्ट्रोड होंगे। ये देखिएगा, ये मेरे पास एक बिकर है। मैं थोड़ा पेन डार्क कलर का लेती हूँ, वो ज्यादा प्रोमिनेंट वे में नजर आएगा। तो ये क्या है? बिकर है। हमने एक बिकर लिया। बिकर में आप क्या करते हो? आप एक सोल्यूशन डालोगे। ठीक है, आप एक सोल्यूशन डालोगे। उस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइट। आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइट, राइट? अब इस बिकर में आप क्या देखोगे? यहाँ पे ना 2 मेटल के रोड होंगे। ठीक है, रोड आपको देखने को मिलेंगे, मेटल के 2 आपको
जो है रॉड्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया होगा। ठीक है, इन रॉड्स को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड। इन्हें आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड बोलोगे। ओके। एक आपका जो रॉड है वो बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होगा, एक आपका जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होगा। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस में जो आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसे आप बोलोगे कैथोड। तो कैथोड में क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होगा, एंड जो आपका पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड होगा उसे आप बोलोगे एनोड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, ये तो मैंने आपको अरेंजमेंट बता दी कि आपने एक बीकर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड डाले, दो इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट करा। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। देखो ये हमने बैटरी क्यों लगाई है, ताकि हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है इससे हम क्या कर पाए, अपनी इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा पाए। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओगे इलेक्ट्रोलाइट से, अब ये इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होते हैं, ये जनरली एक्वस सोल्यूशन होते हैं जिस भी सब्सटेंस का आप बनाते हो या लेते हो, या फिर ये आप क्या करते हो, किसी सॉल्ट को आपने मोल्टन स्टेट में लिया होता है। मोल्टन मतलब फ्यूज्ड स्टेट। तो ये आपके एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस में आप पहले इलेक्ट्रोलाइट लोगे, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओगे। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओगे ना, आप देखोगे कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको उसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है, उसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में आपको क्या देखने को मिलता है, डीकम्पोजिशन। किसकी डीकम्पोजिशन देखने को मिलती है? इलेक्ट्रोलाइट की। और कब देखने को मिलती है? जब आप अपने इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हो इलेक्ट्रिसिटी या करंट। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फर्दर टूट जाता है। अब मैं आपको ना इसे समझाती हूँ कि ये सारा काम होता कैसे है, इसकी क्या मैकेनिज्म है। देखो इसकी मैकेनिज्म अगर आपने समझनी है ना, तो हम एक सिंपल सी आयनाइजेशन थ्योरी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे समझाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, आपके पास ये बिकर है, आपने इसमें ना एक्वस सोल्यूशन लिया NaCl का। एक्वस सोल्यूशन नहीं लेते, मोल्टन NaCl लेते हैं। फर्दर आपको पता भी चलेगा मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। मोल्टन स्टेट में NaCl को लेते हैं। ठीक है, अब जब आपने ऐसे किया, डेफिनेटली यहाँ पे दो रॉड्स है और वो जो है अपने टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से। ठीक है, चलिए ये आपने दो रॉड्स ले लिए। अब होगा क्या, अब जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, NaCl जो कि एक सॉल्ट है, एज यू कैन सी, जो आपका NaCl है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का बना है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये Na पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगी, ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ भागेगा, क्योंकि ये केटायन है, ये जो हमारे केटायन है ये कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, कैथोड। क्योंकि ये क्या करते हैं, केटायन
कैटायन किसकी तरफ भाग रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि उनकी उसके लिए अट्रैक्शन है, तो इसे आप क्या बोलोगे, कैथोड। अब बात करते हैं Cl नेगेटिव की। ये हमारे जो हैं इनकी अट्रैक्शन किसके लिए होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका कौन सा है जी, एनोड। ठीक है, तो ये जो है हमारे एनोड की तरफ भाग जाएंगे। जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, वहां पे क्या होगा, जो हमारा सोडियम पॉजिटिव है ये न्यूट्रल बनने की कोशिश करेगा। अब आप खुद सोचो, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल ये कैसे बन सकता है, बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि कैथोड पे हमें क्या देखने को मिलेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम। इसी तरह Cl नेगेटिव जो है ये भागेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब देखो Cl नेगेटिव को Cl बनना है, मतलब कि इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ना आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका Cl नेगेटिव है वो रॉड की तरफ जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। ठीक है, क्योंकि ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि Cl तो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट क्या करता है, Cl2 एग्जिस्ट करता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप करोगे बैलेंसिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, 2। तो इस तरह आप देखो कि हमारे एनोड पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सोडियम पॉजिटिव का सोडियम में कन्वर्ट होना, इसे आप क्या बोलोगे, प्राइमरी चेंज, न्यूट्रल स्पीशी बनने के लिए। बट यहाँ पे क्या था, Cl नेगेटिव वाली साइड पे पहले Cl नेगेटिव जो है वो Cl में कन्वर्ट हुआ, फिर मैंने आपको बोला कि देखो Cl तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl हमारा Cl2 में, राइट। तो ये जो फर्स्ट चेंज आया ना, इसे आप बोलोगे प्राइमरी चेंज। फिर Cl नेगेटिव का, सॉरी Cl का Cl2 में कन्वर्ट होना, इसे आप बोलोगे सेकेंडरी चेंज। ठीक है जी, तो ये है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस की थ्योरी। तो मैं अगर आपको सम अप करूं, इलेक्ट्रोलिसिस में हुआ क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली आपने, अगर मैं NaCl की एग्जांपल लेके चलती हूँ, NaCl लिया आपने, मोल्टन NaCl लिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, मोल्टन NaCl डिकम्पोज हो गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, बाद में आपका Na पॉजिटिव Na बन गया यानी सोडियम बन गया, Cl नेगेटिव आपका बाद में Cl2 गैस बन। तो देखो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करने से आपको क्या मिला, आपको सोडियम मिला। सोडियम आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपको कैथोड में मिलेगा, है ना, और आपको जो है एनोड पे Cl2 गैस मिली। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस करने से आपको दो चीजें मिली। अब आप खुद सोचो, आपको रियल लाइफ में सोडियम भी चाहिए, आपको रियल लाइफ में Cl2 गैस भी चाहिए, तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोलिसिस की, राइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट पास करने से NaCl ने हमें ये दो प्रोडक्ट्स दिए, मतलब NaCl मोल्टन जिसका पहले कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता था, अब आपको उसका केमिकल रिएक्शन देखने को मिला। कैसे मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिला, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने किस में कन्वर्शन करी, केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली है क्या, डीकंपोजिशन है इलेक्ट्रोलाइट की व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम ना इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और इसको थोड़ा और ज्यादा समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ वो PbBr2 की ले रही हूँ। देखिए, ये जितने भी केसेस आपकी बुक्स में होते हैं ना, वो सारे मैं आपके साथ जो है डिस्कशन फॉर्म में करने जा रही हूँ, तो आई होप यू वुड लाइक इट। चलिए, होता क्या है हमारे पास ना, सपोज करो PbBr2 है। अब ये किसका बना है, Pb2 पॉजिटिव Br नेगेटिव का, है ना, लेकिन कितने Br हैं यहाँ पे, दो है, राइट। अब ये देखो, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि ये हमारा जाएगा कैथोड की तरफ।
और ये हमारा किस साइड जाएगा, एनोड की तरफ। तो आप रिएक्शन इस तरह लिखोगे कि थर्ड पे आपका रिएक्शन क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव, मैंने आपको बोला था ना इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाता है जी, न्यूट्रल हो जाता। तो ये बन जाएगा आपका लेड, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेड बन जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा आप नोट करो कि थर्ड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि गेन हो रहा है इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रॉन का सॉरी। अब एनोड की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास Br नेगेटिव है, तो Br नेगेटिव आपका बनना चाहता है Br प्लस, आपको डेफिनेटली नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, है ना, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। लेकिन Br जैसी चीज तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, तो Br जो है ये कन्वर्ट हो जाता है Br2 में। तो रिएक्शन क्या लिखोगे, Br2, Br नेगेटिव कन्वर्ट टू Br2। अब Br2 लिख दिया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो पहले प्राइमरी चेंज होता है, Br नेगेटिव Br में कन्वर्ट होता है, देन Br2 में, यानी कि सेकेंडरी चेंज देखने को मिलता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज और सीखेगा, ओवरऑल रिएक्शन। अब ये क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन आपको तब मिलता है जब आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को ऐड कर देते। मैं आपको यहाँ पे ये सिखाती हूँ। ये आपने क्या करा, Pb2 पॉजिटिव ऐड कर दिया 2Br नेगेटिव के साथ, ये मैथमेटिकली ऐड करने जैसे अलजेब्रा में करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको क्या दे देगा, लेड, Br2, 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप ये फोटो के पीछे ना चला गया हो। तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब आप क्या देखोगे कि ये हमारा जो है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या आएगा, Pb2 पॉजिटिव, Br नेगेटिव, 2 Pb प्लस Br2, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। अब इसको आप ना इस तरह लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो इसे आप किस तरह लिख सकते हो, Pb Br2 Pb प्लस Br2। तो गाइज ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इज इट? चलिए, तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई है तो दूसरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखो मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल लेने वाली हूँ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ये आपके कॉन्सेप्ट को काफी हद तक क्लियर करेगा। अगर हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी तो क्या होगा, देखो अगर मेरे पास एक्वस सोल्यूशन है NaCl का मतलब कि NaCl प्लस वाटर, ऐसे ही है। अब ना यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं NaCl की बात करूं तो ये बना है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये बना है H पॉजिटिव OH नेगेटिव से। तो अब इलेक्ट्रोड के पास कौन सा पॉजिटिव वाला आयन जाएगा, कौन सा नेगेटिव वाला आयन जाएगा, ये कंफ्यूजन यहाँ पे आपको होगी। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब वो वाला पोटेंशियल जहां पे आयन क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। या आप अपनी आम सी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि आपका जो आयन है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रल एटम में या मॉलिक्यूल में, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टेंस, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है किसका ज्यादा है। यहाँ पे ना आप एक चीज याद रखोगे कि जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा उतना प्रोबेबिलिटी होगी आपके आयन की डिस्चार्ज होने की। ठीक है, तो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब अगर दो आयन है, दोनों में से जिसका लोअर होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल वही हमारा इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है।
तो यहाँ पे ना मैं आपको एक सीरीज दे रही हूँ, ये सीरीज आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एनाइन की, तो ये तो आपके बहुत ही काम आएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रही हूँ, सबसे ज्यादा होता है सल्फेट का, उसके बाद नाइट्रेट का, फिर हाइड्रोक्साइड का, देन Cl नेगेटिव, देन हमारा Br नेगेटिव, देन हमारा I नेगेटिव। अब आप यहाँ पे खुद देखो, आपके पास दो ऑप्शन है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा सकती, एक Cl नेगेटिव की, एक OH नेगेटिव। अगर ऐसा है, आप खुद सोचो, दोनों में से मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl नेगेटिव का कम है, तो मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन जाएगा, हमारा Cl नेगेटिव, ना कि OH नेगेटिव। तो एनोड पे हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलने वाला है कि Cl नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रोड जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। आप इस इलेक्ट्रॉन को इधर भी शो कर सकते हो, तो यू नो कि Cl जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो हमें ये जो है इस तरह दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव आयंस की। अगर मैं पॉजिटिव आयन की बोलूं तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, किसका ज्यादा है, कि भी एक रफ सीरीज आप ले सकते हो। पोटेशियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, Ta2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, देन हमारा Ag पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम और H पॉजिटिव। तो ऑफ कोर्स सोडियम एंड H पॉजिटिव में से हमारा कौन जाएगा। आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना मेरे फेस के कारण, यहाँ पे इसको जिंक के बाद हमारा आता है H पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, एंड Ag पॉजिटिव। तो ऑब्वियस है ना कि थर्ड पे कौन जाएगा, हमारा H पॉजिटिव। तो सोडियम पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। तो H पॉजिटिव जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पता है अकेला H तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में, तो इसको भी आप जो है Cl की तरह इस तरह बैलेंस करो। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन ये वाली क्लोरीन वाली और इन दोनों को ऐड करना है। तो जब आप ऐसे करोगे, ये आपको मिलेगा 2Cl नेगेटिव, 2H पॉजिटिव, दिस गिव यू Cl2 प्लस H2। ठीक है, अब ये 2Cl नेगेटिव 2H पॉजिटिव को आप 2HCl भी लिख सकते हैं। तो अब हर केस में मैं आपको एडिशन नहीं करूंगी, वो आप खुद करोगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चलिए अब बात करते हैं एसिडिक वाटर की। अब वाटर जो है आपके पास, उसमें आपने क्या ऐड करा है, एसिड करा है। देखो आपके पास जो नॉर्मल वाटर होता है ना, वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप इसको एसिड बनाने के लिए क्या कर सकते हो, सॉरी कंडक्टर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसमें एसिड ऐड कर सकते हो। तो जनरली हम कौन सा एसिड ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब तो आपके पास एसिडिक वाटर है, तो ये क्या हो गया, H2O और साथ में H2SO4। H2 आपका टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, H2SO4 आपका टूटता है H पॉजिटिव और सल्फेट में। अब आप देखो, आपका अगर इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए आपके पास क्या है, दो आयंस हैं, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही आयन है। जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी कि एनोड है, वहां पे आपको पता है कि आपके पास OH नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव। आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड, मैंने आपको पीछे ही बताया कि OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, सल्फेट से कम है, राइट। तो यहाँ पे भी ना आप यही लॉजिक लगाओगे एंड यू विल कम टू नो कि OH नेगेटिव जो है वो हमारा एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा। तो देखो अब यहाँ पे ना आपको एनोड की इक्वेशन कैसे लिखनी है OH नेगेटिव के लिए, वो आपको यहाँ पे लर्न करना है।
पहले आप देखो आपके पास OH नेगेटिव होता है, ये पहले क्या बनेगा, न्यूट्रल OH बनेगा। अब ये जो OH है बेसिकली आपको 4 OH लेने होंगे, ये आपके टूट जाएंगे वाटर प्लस O2 में। यहाँ पे मैंने आपको यही दिखाया था बेसिकली, बट यहाँ पे अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अब क्या होगा गाइस, लेकिन जब हम एनोड के लिए इसकी इक्वेशन लिखेंगे ना, आप कैसे लिखोगे, 4 OH नेगेटिव, आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। तो यहां से बेसिकली 4 OH नेगेटिव आपको क्या देते हैं, H2O एंड O2, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे। मींस आप इस इक्वेशन को इस तरह राइट करोगे। अब आप कह सकते हो कि मैम ये कितना डिफिकल्ट है। देखो ये ना प्रैक्टिस का काम है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल कम टू नो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस को कैसे डील करना है। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव आई टोल्ड यू, पीछे ही मैंने आपको बताया कि आप H पॉजिटिव की केस को कैसे डील करते हो। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन बनने के लिए, लेकिन H जैसी तो कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। एग्जिस्ट ये नेचर में कैसे करता है, H2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, H2 में इसे कन्वर्ट कर दोगे, तो ये आपको कैथोड की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक एनोड के लिए एक कैथोड के लिए। अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है गाइस, अगर आपको मैं बोलूं कि ओवरऑल इक्वेशन लिखो, फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप इसे किस तरह लिखोगे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वाटर की डिसोसिएशन दिखाओगे, और वाटर आपका जो बेसिकली टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना। आप एनोड की इक्वेशन भी लिखोगे, आप कैथोड की भी लिखोगे। एनोड की 4 OH नेगेटिव आपकी कन्वर्ट हो जाती है 2H2O O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के केस में 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड H2 में, राइट। अब ना हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ना कैंसिल करना है। हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन हमारी फाइनल इक्वेशन में आए, तो हम ये कैसे करेंगे, हम जो है 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। और यहाँ पे ना देखो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, मुझे H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अपनी फाइनल इक्वेशन में नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, यानी ये क्या हो जाएगा, 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2H2। अब जब मैं ये इस इक्वेशन इस तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, अलग से कलर लेती हूँ, 2H2O। ये मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या देता है, हाइड्रोजन के थॉट पे, जो मैंने आपको प्रूव भी करा, है ना। एंड साथ में O2 एनोड पे। ये मेरी आएगी ओवरऑल इक्वेशन, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, समझ आया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब दो और इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं इस केस को पूरा समझने के लिए। देखो अगेन मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ले रही हूँ कॉपर सल्फेट की। ऑफ कोर्स मैं इसका सोल्यूशन ले रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास कॉपर सल्फेट भी है और साथ में मेरे पास वाटर भी, है ना। तो कॉपर सल्फेट मेरा टूटेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। वाटर जो है आपको पता ही है, ये आपका होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव का, राइट। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए दो ऑप्शंस है, लेकिन यू नो OH नेगेटिव जो है वो हमारा क्या होता है, वो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, लो होता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा एनोड पे। तो अगर मैं बोलूं एनोड पे इक्वेशन क्या लिखोगे, आपकी आएगी 4 OH नेगेटिव कन्वर्स टू 2 वाटर मॉलिक्यूल O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे आया ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया। अब कैथोड पे क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है। अब आप ना वहां पे जाइएगा
जहां पे मैंने आपको ये लिस्ट दी है। लिस्ट में मैंने आपको क्या बोला है कि H पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कॉपर टू पॉजिटिव का कम होता है ना, H पॉजिटिव की कंपैरिजन। तो इसका मतलब डिस्चार्ज कौन करेगा कैथोड पे, कॉपर करेगा। कॉपर टू पॉजिटिव आपका 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। अभी तक ना आप जो इलेक्ट्रोड ले रहे थे ना वो क्या थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड थे। इनर्ट का मतलब समझते हो, इनर्ट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मतलब हम जो है किस चीज के बने, मतलब कहने का मतलब है कि वो किसी पे भी अटैक नहीं कर रहे थे। ओके, आप कहते हो ना इनर्ट कौन से इंसान होता है, जो मतलब रिएक्शन जल्दी ना देना, मतलब किसी भी चीज पर रिएक्ट ना करे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, हम यहाँ पे यूज कर रहे थे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब कोई महाशय आए, उन्होंने बोला कि देखो, कहते लाइफ को ना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के केस पे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम क्या करते हैं, हम जो है अब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जो कि रिएक्टिव। अब हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। लेकिन यहाँ पे ना हमने एक चेंज कर दिया, हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो ले रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट टूटती है कॉपर टू पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव पे। एंड वाटर तो आपको पता ही है, ये हमारा जो है इस तरह डिसोसिएट करता है। लेकिन यहाँ पे ना कॉपर इलेक्ट्रोड आप जो है यूज कर रहे हो, अब इसका कैसे रोल आएगा। देखो कैथोड पे तो ना आपके पास दो ऑप्शन थी, कॉपर की, H पॉजिटिव की। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा कॉपर है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो कैथोड पे आपको रिएक्शन क्या देखने को मिलने वाला है, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं एनोड की, जो आपको थोड़ा आपके लिए क्या होगा, ऑकवर्ड होगा। अब हमने यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो यूज करे नहीं है ना। तो अब क्या होगा, कई बार क्या होता है कि आपका जब इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है ना, वो खुद ही पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो एनोड है ना, जो कि हमारा कॉपर का ही है, राइट, जो कि हमारा कॉपर का ही है, ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कॉपर टू पॉजिटिव जो हमारा होगा, यहाँ पे खुद ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड, सॉरी। तो कॉपर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज्ड होके क्या देंगे, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप कहोगे मैम इसका फायदा क्या है, ऐसे क्यों करा गया। ठीक है, इसका यहाँ पे आप जानो कि क्यों नहीं SO4 नेगेटिव OH नेगेटिव, क्यों ही कॉपर। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया, बिकॉज कॉपर जो है वो ज्यादा इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एज कंपेयर टू सल्फेट एंड OH नेगेटिव के, राइट, एज कंपेयर टू दीज टू बोथ के। तो नेट रिजल्ट क्या आता है आपके पास कि कॉपर का रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक आप यूज करते हो जब आपने करनी होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट, जब आपने करनी होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। तो हम जो है इन्हीं रिएक्शंस को, इसी इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जितना आपका कॉपर होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, राइट, और जितना आपका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर होता है जो कि एनोड की फॉर्म में आपने लिया होता है, वो डिसॉल्व होके Cu2 पॉजिटिव बना देता है। तो ये जो चीज है ये हम यूज करते हैं प्योरिफिकेशन पे भी। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एंड प्योरिफिकेशन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर आप मेरी मेटलर्जी वाली सीरीज देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इनको प्योरिफिकेशन पे कैसे यूज करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, राइट। अब लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, इनकी प्योरिफिकेशन। ओके, अब देखो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है इलेक्ट्रोलिसिस की। बहुत सारे रिएक्शन हमने देखे जहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही थी,
बहुत सारे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस देखी जहाँ पे सोडियम बन रहा था, है ना। तो इसका मतलब कि अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हैं। अगर हमें सोडियम चाहिए, अब हमने तो सोडियम लिया, वैसे तो आप काफी जो है सॉल्ट यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सोडियम यूज करोगे, आप मैग्नीशियम का सॉल्ट ले सकते हो, आप कैल्शियम का ले सकते हो, राइट। तो मतलब कि ये जो मेटल्स हैं आप इनको ऑब्टेन कर सकते हो बाय इलेक्ट्रोलिसिस। आप क्लोरीन गैस हमने देखी बहुत सारी इलेक्ट्रोलिसिस में इवॉल्व होती हैं, तो आप जो है क्लोरीन गैस ऑब्टेन कर सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो मैंने आपको बताया ही कि प्योरिफिकेशन पे ये यूज होते ही होते हैं, तो आप जो है इनको वहां पे भी यूज कर सकते हो। और फर्दर आप क्लास 11 में आप पढ़ के आए हो, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो फिर तो आपने नहीं पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर, लेकिन वहां पे ना हम हैवी वाटर को प्रिपेयर करवाते हैं, वहां पे भी आप इसको जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूजेस है इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या क्या मिलता है। अब आगे ना हम इसे थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर इसका देखते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अभी तक हम क्या देख रहे थे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, अब हम इसका देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या कर ली, इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम क्या करेंगे, फैराडे लॉ। ठीक है, तो फैराडे जो लॉज हैं उनको हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब देखो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस को ना आपने क्वालिटेटिव वे में समझ लिया, राइट। अब हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखने वाले हैं, और वो क्या है, हमारा फैराडे लॉ है। उसमें ना अब हमारा क्या आता है, पहला जो लॉ है फैराडे का। देखो इन्होंने ना हमें बोला, कहता देखो आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, राइट। जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस करी, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो आपने क्या देखा, प्रोडक्ट निकले, गैस निकली, कैथोड पे बहुत ज्यादा जो है किसी भी मेटल या कोई भी चीज जो है वो डिपॉजिट हुई, राइट। तो कहता अब ये जो मास है ना, जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, या अगर कोई गैस है, सपोज करो आपने NaCl का करा, है ना। अब NaCl की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो क्या होता था, आप खुद सोचिएगा, आपका जो सोडियम है वो डिपॉजिट होता था कैथोड पे, है ना। मतलब कि सोडियम मेटल जो है कैथोड पे आ जाता था ना, डिपॉजिट होता था। लेकिन अगर आप एक ऐसी एग्जांपल लो जहां पे सपोज करो, अब जैसे आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl है, वहां पे क्या होता था, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो थी इवॉल्व होती थी, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको क्या बताती है कि कैथोड पे कोई ना कोई जो मेटल है, या तो वो डिपॉजिट होगा, जरूरी नहीं मेटल, या कोई भी सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा, या फिर कोई गैस जो है वो क्या होगी, लिबरेट होगी, है ना। तो अब हमें फैराडे जी ने बताया कि कितनी अमाउंट जो है मेटल की डिपॉजिट होगी और कितनी अमाउंट जो है गैस की लिबरेट होगी। ठीक है जी, सो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हमें क्या बोलता था कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है, उस पे कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने जब इलेक्ट्रोलिसिस करी, आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। यानी कि ये जो मास है, जो सब्सटेंस का मास जो है, जो कैथोड पे डिपॉजिट होता है, आप इसे ले लीजिएगा W। अब ना मैं आपको बोलती हूँ कि जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करी, मैंने Q यूनिट जो है चार्ज की उतनी ली इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, या मैं आपको बोलूं कि मैंने Q कूलम्स जो थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो मैंने यूज करे अपनी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए। अब हमें फैराडे जी बोलते हैं कि कहते हैं देखो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होगा किसी भी मेटल या किसी भी गैस का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो मैंने क्या बोला, Z। अब देखो ये Z जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है ना, इसे आप पता क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो इसको ना थोड़ा सा और हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं इस लॉ को। देखो वो काफी चीजें ना आपकी बुक में नहीं होंगी, लेकिन हमें वो जो है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ के लिए हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो अगर मेरे को z डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगी z को डिफाइन? तो बहुत इजी है। देखो, अगर मैंने q क्या ले लिया, 1 कूलम ले लिया, ठीक है, मैंने q क्या ले लिया, 1 कूलम ले लिया। या मैं आपको बोलूं, आपको पता है जो चार्ज है वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो W क्या हो गया आपका, जेड क्यू। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया ZIT। ये मैं थोड़ा ना इस साइड पे लिखती हूँ, आपको थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो W क्या हो जाएगा, Z करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना, ये हो जाएगा। अब मैं आपको कहती हूँ या तो आप Q को 1 कूलम ले लो, या दूसरा वे क्या है कि आप जो है करंट को कितना ले लो, 1 एम्पियर ले लो, और टाइम को कितना ले लो, 1 सेकेंड ले लो, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, W आपका किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अब इसका मतलब Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ये इक्वल होगा मास ऑफ सब्सटेंस। W क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड, है ना, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड, राइट। तो आप इसे कह सकते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, यानी कि जो हमारा Z है वो इक्वल है W के, जब आप 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो फॉर 1 सेकेंड, राइट। यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ करंट है वो आपकी क्या है, 1 कूलम है। अब आप चाहो तो इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, एंड आप सबकी बुक्स में यही डेफिनेशन है गाइस, तो आप जो है इसको कर सकते हो। तो Z क्या है, ऑफ एनी सब्सटेंस, ये मैं आपको आपके लिए लिख रही हूँ कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। अच्छा, जो 23 का बोर्ड एग्जाम था ना, उसमें ये जो लॉज है हमसे डायरेक्ट पूछे गए हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है इस लॉ को करना, ठीक है। चलिए, तो ये जो डेफिनेशन है ना, मैं आपको वर्ड्स में लिख के बताती हूँ। तो वर्ड्स में क्या, देखो जो मैंने आपको समझाया ना कि W जो है वो किसके इक्वल होगा, Z के, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हमारा ये जो Z है इसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है ये हमारा। ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, हमारे मास ऑफ सब्सटेंस। कितना मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो आपका डिपॉजिट होगा ऑन कैथोड। लेकिन ये कब होगा, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करी हो, व्हेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1 कूलम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, राइट। तो ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो, और इस बार 23 के पेपर में ये क्वेश्चन है भी है, ठीक है। चले, तो अभी ना वैसे तो इस लॉ को हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उसे करने से पहले ना मैं आपको फैराडे का सेकंड लॉ समझा रही हूँ, ताकि चीजें हमारे लिए करनी थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। अब सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है, देखो सेकंड लॉ हमें बोलता है कि सपोज करो आपके पास ना सेल है, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अभी के लिए मैं जो है 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रही हूँ, ठीक है। एक मैं ले रही हूँ, एक ऐसा सेल ले रही हूँ जिसमें मेरे पास क्या है, AgNO3 का सोल्यूशन है, और एक में क्या है मेरे पास, सपोज करो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। जरूरी नहीं आपने यही 2 इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल लेनी है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज में है, मैंने 2 सेल लिए, मैंने उनको कैसे लगाया, मैंने सीरीज में लगाया। देखो ये जो सेल इन सीरीज है, सेल इन पैरेलल होते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो हालांकि हमें केमिस्ट्री के लिए इतना ज्यादा बेस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मैंने सीरीज में लगाया तो इसलिए पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ठीक है। ये थोड़ी सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि अगर आप केमिस्ट्री के एग्जाम में ऐसी कोई मिस्टेक करते भी हो, नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स, लेकिन स्टिल यू शुड बी वेरी केयरफुल, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करा आपने, 2 सेल्स लिए, आपने उन दोनों सेल्स को ना सीरीज में कनेक्ट कर दिया, राइट। अब फैराडे जी हमें अपने सेकंड लॉ में कहते हैं, कहते देखो
अगर आपने दो सेल लिए हैं, उन्हें आपने क्या लगाया है, सीरीज में लगाया है, और जब आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इनके सॉल्यूशन से, जो कि जो हमारे सेल्स जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रोड है ना, जो मास हमारे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। शायद मेरे बोलने से भी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक AgNO3 है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो सपोज करो मैंने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है दोनों सेल से, और दोनों सेल मेरे क्या है, सीरीज में लगे हैं। तो मैं क्या देखूंगी, देखो मेरे पास यहाँ पे ना दो कैथोड पे दो इलेक्ट्रोड है। एक सेल पे जो इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर का है, ठीक है, Ag का इलेक्ट्रोड है, और दूसरे सेल पे मेरे पास क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, राइट। तो अब मुझे इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी AgNO3 के सेल में तो डेफिनेटली सिल्वर जो है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगी, है ना, लेकिन उसका कितना मास डिपॉजिट होगा। इसी तरह कॉपर सल्फेट का जो सेल है उसमें कैथोड पे कौन आएगा, कॉपर ही आएगा, लेकिन कॉपर की कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी। तो हमें फैराडे जी बोलते हैं कि ये जो अमाउंट डिपॉजिट होगी ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ उनके सिल्वर के एंड कॉपर के, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। इसी तरह मेरा जो मास है कॉपर का जो डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये ध्यान में रखना। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने क्या करा, आपने सेल्स जो है वो सीरीज में लिए हैं, और जब आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, जो मास है सब्सटेंस का जो डिपॉजिट होगा एट द इलेक्ट्रोड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के। तो ये है फैराडे की सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम ना थोड़ा सा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, अब हम थोड़ा सा इसे और इलैबोरेट करेंगे इन दोनों लॉस, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास ना सोडियम है, राइट, सोडियम पॉजिटिव है। सोडियम पॉजिटिव को अगर मुझे सोडियम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आपको एक सोडियम एटम दे देगा, राइट। तो अब सपोज करो मेरे पास ना 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी, तो ये मुझे क्या देंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब इसको एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। जो Cl नेगेटिव है ये मेरा कन्वर्ट हो जाता है Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से देखो आपको क्या पता चलता है, यहां से आपको पता चलता है कि अगर मेरे पास 2Cl नेगेटिव है, जब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो Cl2 बनता है, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो एक Cl2 बनता है। अगर मुझे 1 मोल ऑफ Cl2 चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, मतलब कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, राइट। ये हुआ। अब एक और इक्वेशन आप देखो, कॉपर 2 पॉजिटिव में अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या बनता है, कॉपर बनता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 पॉजिटिव से 1 मोल ऑफ कॉपर बनाने के लिए आपको कितने चाहिए होंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे ना फैराडे जी आए, उन्होंने ना हमें एक बहुत ही अच्छी वाली क्वांटिटी या आप कह लो पैरामीटर दिया। उन्होंने बोला कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इस पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना उसको कैलकुलेट कर। तो इसे करने के लिए व्हाट विल वी डू, हम जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का पहले मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कितने
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आई होप ये आपको पता होगा, है ना। तो जब आप इस क्वांटिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल गेट 96487 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96487 कूलम। अब ना इस क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो, फैराडे। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने क्या लिखा है, 96500 कूलम लिखा है। देखो ये 96487 जो है एग्जैक्ट आंसर है ना। अब लोगों ने बोला, कहते देखो हमें ना कैलकुलेशन को इजी करना है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने जो है 1 फैराडे को इक्वेट कर दिया 96500 कूलम के। ठीक है, तो 1 फैराडे जो है वो 96500 कूलम के इक्वल है। और इस क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो, 1 फैराडे, एंड यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट बाय सिंपली राइटिंग F। ठीक है, आप इसे सिंपली F लिख के भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ना इसे और समझते हैं। मैंने आपको बोला कि सोडियम में अगर आपने सोडियम पॉजिटिव में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया तो आपको सोडियम मिलता है, लेकिन अगर आपने 1 मोल ऑफ सोडियम पॉजिटिव में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए तो आपको क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ सोडियम मिलता है। अब ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 1 फैराडे। मतलब कि जब आप सोडियम पॉजिटिव से 1 फैराडे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको 1 मोल ऑफ सोडियम मिल जाए। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बोला कि 1 मोल ऑफ Cl2 को ऑब्टेन करने के लिए आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, फैराडे 1F। राइट, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर आप 2 फैराडे चार्ज जो है पास करोगे तो आपको बेसिकली Cl2 1 मोल मिल जाएगा। अब 1 मोल कॉपर के लिए आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करना पड़ता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 2F। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था फैराडे की स्टोरी। अब यहां से ना आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो। यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर सपोज करो कोई रिएक्शन है, पहले तो देखो आपको रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, हाफ रिएक्शन लिखोगे ऑफ कोर्स। तो जब आप हाफ रिएक्शन लिखोगे तो अगर n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो n फैराडे के पासेस से जो है आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मिल जाए। जैसे कि अभी सिंपल एग्जांपल एक और ले लेते हैं, Al3 पॉजिटिव। Al3 पॉजिटिव में जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन करे तो ये क्या देता है, Al देता है। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 3 फैराडे का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम। और ये जो जितना भी आएगा आप इसे नोट डाउन कर सकते, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फैराडे को बेसिकली आप इस तरह भी लिख सकते हो, 96500 कूलम पर मोल। तो आई होप आपको यहाँ पे ना फैराडे कांस्टेंट का काफी बुक्स में ना उन्होंने आपको इस तरह लिखा होगा कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। उसका लॉजिक अब समझ में आया होगा, राइट। चलिए, तो ये थी हमारे फैराडे जी के दोनों लॉ। अब ना इन लॉस को ना हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और ये सिंप्लीफिकेशन मैं इसलिए करवाती हूँ कि ताकि आप ना थोड़ा सा इसे और ज्यादा जान पाओ इन लॉस को। ठीक है? तो पहला जो हमारा लॉ था वहां चलते हैं। पहला हमारा लॉ क्या था, वो हमें बोलता था कि Z जो है वो आपका W के इक्विवेलेंट है अगर आपका Q क्या है, 1 कूलम है। ठीक है, हमने बहुत हंसते हंसते इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको मैंने ये बता दिया कि अगर मैं आपके लिए एग्जांपल ले रही हूँ बस एक, अगर मेरे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, मुझे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, तो मेरे को कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, 3 फैराडे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता चला कि 3 फैराडे आपको क्या देता है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम देता है। और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, दैट इट इज इक्वल टू 27 ग्राम। ओके,
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम आपको कितना देते हैं? 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम देते हैं। तो भाई 1 कूलम कितना देगा? 27 ग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट जब चार्ज क्या होता है? 1 कूलम होता है। सपोज करो आपके पास जो सब्सटेंस है वो क्या है? एल्यूमिनियम है। तो मतलब एल्यूमिनियम के केस में जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी हो तो मास कितना डिपॉजिट होता है? इतना। ठीक है, तो इसका मतलब आप z की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो यहां से आपको बच्चे क्या पता चलता है, ये मैं येलो से लिख देती हूँ कि z जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऊपर आपका होना चाहिए, अगर तो देखो आपका सब्सटेंस एटम है तो एटॉमिक मास लोगे, अगर आपका जो सब्सटेंस है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मतलब उड़ता है या लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है तो आप मॉलिक्यूलर मास लोगे। तो मॉलिक्यूलर मास को मैं mm लिख रही हूँ। ठीक है, नीचे ये 3 क्या था? जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसे हम बेसिकली ना n फैक्टर भी बोल देते हैं। तो इसे आप n फैक्टर लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 96500 कूल, राइट। तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। वैसे आपको इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप यूनिटरी मेथड से प्रोसीड करते हो, जिससे कि आपको इस फॉर्मूला को लर्न रखने की जरूरत नहीं होती। चलिए अब इस लॉ को ना थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने आपको बोला W इज इक्वल टू जेड क्यू ना, तो Z की वैल्यू अगर हम ये वाली डाल दें, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे ना स्लैश नहीं मैं डालती और लिखती हूँ जिससे कि थोड़ी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नीचे मैंने लिख दिया एन फैक्टर। अब मैं देखो कई लोग एन फैक्टर को फैक्टर पूरा लिखते हैं, कई लोग इसे एन एफ लिखते हैं। वैसे एन एफ जो है वो ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। और नीचे क्या आएगा? फैराडे का। अब क्यू जो है वो मेरे को पता है इक्वल किसके होता है? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पूरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको एक और वे है सिंप्लीफाई करने का। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? जितना आपको गिवन वेट दिया हो उसे आप डिवाइड कर देते हो, अगर तो एटम है एटॉमिक मास से, अगर मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास से, यही होता है ना। तो अब आप खुद सोचो, आप यहाँ पे जो ये वाला एटॉमिक मास है उसे नीचे ला सकते हो। तो इसे आप कर सकते हो W ओवर मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। रेस्ट जो यहाँ पे रहेगा 1 NF, और ये F जो है फैराडे है ना। तो ये आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NF। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो थोड़ा सा इसे और इलेबोरेट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है NF के। अब ये NF क्या है? N फैक्टर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो ये था हमारा फैराडे लॉ। अब हम ना इसके रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, 2 या 3, जिससे कि हमें ये जो लॉज हैं बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। और यही इसी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे देखो मैंने लिख रखी है। टाइप फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं था एंड टाइपिंग करने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने इसे पेन से ही लिख लिया। तो देखो, व्हेन अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो आपके पास करंट आपने कितना पास करा है? 0.75 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 25 मिनट्स के लिए। अब क्या हुआ, जब आपने इतना करंट पास करा, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर इन्वॉल्व था, तो आपका जो कैथोड है उसके ऊपर कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ? 0.369 जो ग्राम है कॉपर का डिपॉजिट हो गया इलेक्ट्रोड पे। अब उसमें आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर को
बताइएगा। देखो, अब आपको एटॉमिक मास ऑफ कॉपर बताना है, तो आप कैसे कर सकते हो? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो ना आपको जो करंट और टाइम दिया है ना, इसे आप एक्सप्रेस करोगे कूलम्स में, है ना? तो वो क्या है? 0.75 एम्पियर आपने लिया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे देखा कि 25 क्या है? मिनट्स है ना? मिनट्स को कैसे करते हो? सेकंड में करते हो, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको आंसर क्या आता है? 1125 कूलम आंसर आता है। तो मतलब 1125 कूलम जब आपने यूज करा तो कितना मास डिपॉजिट हुआ कॉपर का? 0.369 ग्राम। लेकिन हमने आपको एक कैलकुलेशन सिखाई है। हमने आपको क्या बोला है कि कॉपर टू पॉजिटिव को कॉपर 1 मोल ऑफ कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड 2 फैराडे, है ना? तो आपको 2 फैराडे चाहिए 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए, राइट? अब यहाँ पे ना आप एक चीज सीखो। आपने ना बचपन में ना यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। आपसे हम पूछते थे कि अगर एक एप्पल जो है 10 रुपीज का है, तो 10 एप्पल कितने के होंगे? आप मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली आपको बोला जाता था कि 10 एप्पल जो है 100 रुपीज के हैं, तो 1 एप्पल कितने का होगा? आप डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे भी ना बच्चे ऐसे ही है। यहाँ पे आपको बोल दिया कि 2 फैराडे जो है 1 मोल ऑफ कॉपर देता है, राइट? ठीक है। 2 फैराडे का मतलब इतने कूलम्स जो है आपको 1 मोल ऑफ कॉपर देते हैं। 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब है 63 ग्राम। ठीक है, 63 ग्राम ऑफ कॉपर। खैर उस पे तो नहीं हम जाएंगे अभी। तो यहाँ पे वी टोल्ड यू कि जो आपको 1125 कूलम जो है वो आपको कितना कॉपर डिपॉजिट करके देता है? 0.369 ग्राम। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? आप इसे देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, लेकिन इक्वेशन से पता चल रहा है कि 1 मोल के लिए आपको कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है? 2 फैराडे। तो 2 फैराडे आपको कितना देगा? पहले तो आप यहां से निकालो कि 1 कूलम आपको कितने ग्राम डिपॉजिट करके देगा। ठीक है, फिर 2 फैराडे का मतलब है इतने कूलम। तो देखो ऊपर वाली चीज ना उसी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा रिलेट करो कि 10 एप्पल 100 के हैं, 1 एप्पल कितने का होगा? डिवाइड करोगे ना। तो यहाँ पे 1 एप्पल आपका इतने का है, लेकिन 100 एप्पल कितने के होंगे? तो यहाँ पे भी ऐसे है कि 1 कूलम इतना वेट जो है डिपॉजिट करेगा। एंड व्हाट अबाउट इतने कूलम जो है आपके, वो कितना वेट जो है डिपॉजिट करेंगे? तो सिंपली है, मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, राइट? तो यहाँ पे भी हमने ये करा। तो जब हमने इसको सॉल्व करा, ये कितना आता है? 63.3 ग्राम। देखो मेरे को याद है कि जो कॉपर है उसका वेट कितना होता है? 63 ग्राम होता है, राइट? लेकिन आप इसको 63 यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते थे। आपको डेफिनेटली पता था कि जो 2 फैराडे है वो 1 मोल ऑफ कॉपर देता है। लेकिन आपको जो है ये नहीं पता था कि 1 मोल ऑफ कॉपर जो है वो 63 ग्राम के इक्वल होता है। चलिए, तो बेसिकली न्यूमेरिकल में आपको बताया कि 1125 कूलम जो है इतने ग्राम डिपॉजिट करते हैं। तो 2 फैराडे कितने करेंगे? पहले 1125 कूलम जो है 0.369 ग्राम करेंगे। 1 कूलम जो है वो आप डिवाइड करोगे 0.369 को। देन 2 फैराडे जो है आपके वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे दूसरी साइड पे। सो हमने क्या करा? बेसिकली यूनिटरी मेथड को यूज कर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको करंट दिया है 4 एम्पियर का, जिसे हमने पास करा है 1.5 आवर्स के लिए, राइट? अब उसके बाद हमने आपको क्या बोला है कि जब आप इसे सोल्यूशन से पास करते हो थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 3.2 ग्राम जो है कॉपर का वो डिपॉजिट हो जाता है। देखो कॉपर टू पॉजिटिव जो है वो कॉपर बनने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो देखो आपको यहाँ से पता है कि 1 मोल ऑफ कॉपर 2 फैराडे जो है उसे चाहिए। 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब है कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, राइट?
अब आपको पता चल गया कि 63.5 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देखो कि 3.2 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले 63.5 ग्राम के अकॉर्डिंग देखना है कि 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है। मतलब कि आप 63.5 को क्या करोगे, डिवाइड करो 3.2 के लिए, आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब आप निकालोगे ना, अच्छा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये 1.5 आवर्स है ना, तो इन 1.5 आवर्स को ना आप कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में, ठीक है। तो इनको आप जो है सेकेंड्स में, एंड पहले आर से तो 60 दो बार मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एंड आपको साथ में टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको जो आपकी वैल्यू आई है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम से, इसे आप करोगे। करंट आपका क्या है 4, एंड टाइम को आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका आएगा 21600 कूलम। अब आपको करंट एफिशिएंसी अगर निकालनी है, तो देखो जितना वैल्यू आपका आया हो, जितना चार्ज आपने टोटल इनपुट किया है, तो उसे आप डिवाइड कर दोगे, ये आपका क्या आएगा 45% आएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल जो है आपको क्लियर है, ठीक है। गाइस कैलकुलेशन देखो मैंने पहले ही करके रखी हुई है, सो डैट कि मेरे लिए इजी हो आपको न्यूमेरिकल शो करना, वरना कैलकुलेशन पे थोड़ा सा तो टाइम लगता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फैराडे लॉ के बेस पे है कि पहला जो आपका सेल है उसमें क्या है, एक्स नाइट्रेट, एंड दूसरे सेल में जिसके साथ ये सीरीज में है उसमें क्या है, वाई नाइट्रेट, है ना। एक्स और वाई की आपको रेशियो दे दी गई है 1:2, तो आपको पूछा गया है कि कितना जो है एक्स और वाई का मास जो है लिबरेट हुआ होगा। देखो अब यहाँ से ना आप क्लास 9th की थोड़ी सी नॉलेज यूज करोगे, आपको पता है कि एक्स की वैलेंसी यहाँ से आपको क्या शो हो रही है, 3 शो हो रही है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उसको बेसिकली आप डिवाइड कर देते हो, किससे, वैलेंसी से ना। तो आप सपोज करो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, ए है, तो बिकॉज इसकी वैलेंसी 3 है तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दोगे। अब आपको बोला गया कि अगर एक्स का मास जो है ए है, तो वाई का कितना होगा 2a, क्योंकि आपको रेशियो कितनी दे रखी है 1:2। तो 2a को आप डिवाइड कर दोगे, जितनी वाई की वैलेंसी होगी, यहां से आपको पता चल रहा है कि वैलेंसी कितनी है, 2 है, राइट। अब आपको ना सेकेंड लॉ को यूज करना है। सेकेंड लॉ आपको बोलता है कि जो मास होगा एक्स और वाई का डिपॉजिट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स एंड वाई के। तो एक्स का क्या है, a/3 है, और वाई का क्या है 2a/2, यानी कि ये बेसिकली 2 ही आ गया। तो आप इसको यहां से सॉल्व कर सकते हो, आपको मास ऑफ एक्स बाय डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई का रेशियो कितना मिलेगा, 1:3। तो ये था हमारा फैराडे लॉ। अब यहाँ पे ना एक न्यूमेरिकल मैं और ऐड करना चाहूंगी। अच्छा ये भी बहुत कॉमन टाइप है जो आपको पूछे जाएंगे, ये बहुत इजी है अगर आपने इस टाइप को कर लिया। तो अगर आप सपोज करो मैंने आपको क्या दे दिया कि 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव है ना, ये कन्वर्ट हो गया Mn2 पॉजिटिव में। आई एम आस्किंग यू कि आप बताओ कितनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड है MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव 1 मोल करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करोगे, तो पहले तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 7, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में। तो एज यू कैन सी Mn+7 से +2 पॉजिटिव जाने के लिए इट हैज टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 5, तो मतलब 5 फैराडे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका आंसर आएगी, राइट गाइस। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे ना आपकी इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा ना कंडक्टर के बारे में जानते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर। देखो इस चैप्टर में ना अगला जो आपका टॉपिक है ना वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें हम ना कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि कंडक्टर्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं, राइट। तो उसी को थोड़ा पता करने के लिए ना मैं आपको वैसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी जो कि आपके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पे बहुत काम आएगी। देखो सब्सटेंस को ना आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वो चीजें जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ करें उन्हें आप क्या बोलते हो, कंडक्टर बोलते हो, है ना। ये तो आपको पता ही है, आप मेरे ख्याल 7 से इस तरह जो है पढ़ते आ रहे हो, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो तरह के आपके पास डिवाइस हैं, एक क्या है, कंडक्टर, एक इंसुलेटर। जो सब्सटेंस अपने में से इलेक्ट्रिसिटी जो को पास होने दे उसे आप क्या बोलते हो, कंडक्टर। और जो सब्सटेंस अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे उसे क्या बोलते हो आप, इंसुलेटर। अब फर्दर जो कंडक्टर्स है ना, देखिए वो भी दो तरह के हैं। एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर जिन्हें आप बोल सकते हो कि सॉलिड कंडक्टर। एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने चैप्टर के शुरू में समझे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जो मेटालिक कंडक्टर है ना, अगर तो आप नीट और जेई के स्टूडेंट हो फिर तो आपने सॉलिड चैप्टर पढ़ा ही होगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस ईयर से ये डिडक्टेड है। तो वहां पे यू मस्ट हैव स्टडीड इट, ठीक है। तो उस चैप्टर में किसकी बात हो रही है, मेटालिक कंडक्टर की, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में फर्क क्या है। ये जो हमारे मेटालिक कंडक्टर होते हैं ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, सॉलिड है ना। उसके बाद आप एग्जांपल ले लो कोई भी मेटल जो कंडक्ट करता है, बहुत सारे मिनरल्स जो कंडक्ट करते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, ये विदाउट आप कह सकते हो डीकम्पोजिशन होती है। मतलब कि इसमें आपके मेटालिक कंडक्टर की किसी भी तरह की डीकम्पोजिशन नहीं होती है ना। ऐसे कंडक्टर्स को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या मेटालिक कंडक्टर, ओके। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड भी इनके लिए यूज कर सकते हो। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्यों है, कि क्यों कंडक्टर अच्छे हैं, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही दूसरी तरफ ना, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर थे इनमें क्या होता था, देखो आप जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे तो ये टूट जाते थे सोडियम पॉजिटिव सीएल नेगेटिव में। जैसे NaCl की मैंने एग्जांपल ले ली ना। तो इनमें क्या होती है, इनमें होती है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन होने के कारण इनमें आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्यों है, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे बेसिकली दो तरह डिवाइडेड कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। द वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द अदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं जैसे एसिड बेस स्ट्रॉन्ग वाले, सॉल्ट। वीक में आ जाएंगे एसिड बेस वीक वाले। मतलब जब आप इन्हें सपोज करो आपने इन्हें वाटर में डिसॉल्व करा है ना, तो HCl है, HCl अपना H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में पूरी तरह टूट जाएगा। अगर 100 है HCl तो 100 के 100 HCl जो है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। मतलब ये जो है डिसोसिएट हो जाते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली। लेकिन हमारे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते। अगर एसिटिक एसिड है 100 में से सिर्फ 3 एसिटिक एसिड ही होंगे जो कि बेसिकली टूटेंगे अपने आयंस में। मतलब यहाँ पे जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट करता है टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ओके। तो यहाँ पे ना एक टर्म भी आती है, वैसे तो आप ये पिछले चैप्टर में पढ़ के ही आए होंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन
और कई कई कभी कभी कहीं कहीं पे आपने इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पढ़ा होगा। वैसे तो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में फर्क होता है, लेकिन कभी कभार क्या आप ज्यादातर इन्हें अल्फा जो है बोल सकते हो, एक की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है। अल्फा क्या है? अल्फा बेसिकली बताता है कि टोटल नंबर ऑफ जितने आपके पास मॉलिक्यूल हैं उनमें से कितने मॉलिक्यूल हैं जो कि डिसोसिएट हुए हैं। नंबर ऑफ मॉल डिसोसिएटेड, तो टोटल आपने कितना लिया है, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो इनपुट डिवाइडेड बाय आउट, सॉरी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वैसे ही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट को रोकते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। देखो मैंने आपको बोला ना कि मेटालिक कंडक्टर तो आप पढ़ चुके सॉलिड में, वैसे सिलेबस में कट गया है वो अलग बात है ना। लेकिन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं? पहला जो फैक्टर है ना वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको बोला कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है। मतलब ये क्या है? एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है? गुड कंडक्टर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली अगर 100 लिए हैं तो उनमें से 3 ही होंगे जो बेसिकली आयोनाइज होंगे। तो आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द सोल्यूशन, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं दे आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट। राइट। उसके बाद साइज ऑफ आयन की बात करते हैं। जितना ज्यादा साइज ऑफ आयन होगा, ठीक है, उतनी कम कंडक्टेंस होगी, उतनी कम जो है कंडक्टेंस होगी। इसके साथ ना एक और आप फैक्टर जोड़ सकते हो, सॉल्वेंट का। कई बार क्या होता है, आपने जैसे वो देखा होगा मेटल, अगर आपने अपना एसपी ब्लॉक पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत सा, जैसे लिथियम होता है तो उसे वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो सराउंड करते हैं, और सराउंड करके आप देखो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं लिथियम का, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। तो जितनी ज्यादा सॉल्वेशन होगी उतनी कम हमारी जो है कंडक्टेंस होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, अगर आपके सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या है? ज्यादा है, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट है उसकी आयनाइजेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है जी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी आपके सॉल्वेंट की या सोल्यूशन की, सॉरी, उतनी ज्यादा क्या होगी? कंडक्टेंस। जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे मैंने एरो थोड़ा उल्टा बना दिया। ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है एंड आपको देखने में क्या है कि टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, या आपने बढ़ा दिया है, तो कंडक्टेंस जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स ना जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना ये खुद को ही एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है। तो जहां जहां आप ये देखोगे वहां वहां आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे के चैप्टर में मिलती जाएगी। अब देखो ये जो लास्ट फैक्टर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है। कंपटीशन में अगर आप नीट और जेई के बच्चे हो आपने बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे। आपको जानना है कि जो मेटालिक कंडक्टर है ना उनमें क्या होता है अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आपका जो बेसिकली, जस्ट वन, देखो मेटालिक कंडक्टर में आपको देखने को क्या मिलेगा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे ना आपकी कंडक्टेंस जो है डिक्रीज करेगी। इसका रीजन ऑफ कोर्स आपको चैप्टर नंबर 1 में ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने चली तो मुझे काफी चीजें जो है एक्सप्लेन करनी पड़ जाएंगी ना। तो यहाँ पे मैं आपको ना एक डिफरेंस दे रही हूँ मेटालिक कंडक्टर का
और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का, क्योंकि ये भी करना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर में बेसिकली पहले तो मैंने आपको यही पॉइंट बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ना, मतलब ये कंडक्टर क्यों है, हमारे मेटालिक कंडक्टर जो है वो कंडक्टर क्यों है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हमारे कंडक्टर क्यों है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लो ऑफ आयन है या मूवमेंट ऑफ आयन है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह की डीकम्पोजिशन मेटालिक कंडक्टर में नहीं होती है। अब ग्रेफाइट में आपने कौन सी डीकम्पोजिशन देखी थी भाई 10th क्लास में, कोई भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है डीकम्पोजिशन होती है। ठीक है, राइट। तो ये अगर मैं टेम्परेचर के साथ बोलूं इसका इम्पैक्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ पे जो कंडक्टेंस है मेटालिक कंडक्टर के केस में, इट विल डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का और कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो कंडक्टेंस डिक्रीज करते हो, बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि जो मेटल होते हैं ना, मेटल में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो, कैनल्स। अब कैनल्स ना वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण कि आपको क्या दिखाई देता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस जो है डिक्रीज करती है। ओके, तो ये डिफरेंस है इनका, जो आपको पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। जो पार्ट 2 है वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे, पार्ट 3 विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये चैप्टर मैंने डेलिबरेटली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सो डेट कि आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाओ। देखो, वन शॉट 1 आवर का कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, आप कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिकॉज आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना बहुत मैटर करता है। थैंक यू।